हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। मतलब हिंदी में ध्वनियों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार बनते हैं, तो इसके बारे में हम आज वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेते हैं ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई। मतलब ध्वनि जो होती है भाषा की प्रथम इकाई होती है। इसके बिना हम जो है ध्वनि की कल्पना नहीं कर सकते, ना ही भाषा की हो सकती है। ध्वनि भाषा का प्रमुख आधार है। ध्वनि जो होती है ना भाषा का प्रमुख आधार होती है। ध्वनि के आधार पर ही भाषा का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में इसका जो यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे ध्वनि समूह को ही भाषा कहा जाता है। मतलब ध्वनियों के समूह को ही भाषा कहा जाता है। मतलब ध्वनि भिन्न भिन्न वर्ग से ध्वनि का इसमें यूज होता है, और जो ध्वनि समूह होती है इसको ही भाषा कहा जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे मनुष्य के शरीर में ध्वनि का उल्प करने और ग्रहण करने वाले दोनों ही प्रकार के अवयव होते हैं। मतलब मनुष्य के शरीर में ध्वनि को उत्पन्न करने और ग्रहण करने, उत्पन्न मतलब पैदा करने और ग्रहण करने के दोनों ही आधार इसमें जो विद्यमान होते हैं। तो हम इसमें करेंगे फिफ्थ पॉइंट, भाषा और ध्वनि अटूट संबंध है। मतलब भाषा और ध्वनि का जो है बिल्कुल अटूट संबंध है, इसको कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। ध्वनि का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण निम्न है। ध्वनियों का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। पहला होकर स्वर, जो हिंदी में दिए जाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल टोटल 11 है। और व्यंजन देखने को मिलते हैं हमारे 33 व्यंजन इसमें हमारे हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। आगे देखेंगे स्वर और व्यंजनों के उच्चारण में प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण में प्रयत्न और उच्चारण दोनों ही स्थान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ध्वनि का वर्गीकरण के प्रमुख आधार हैं। पहला आएगा प्रयत्न, दूसरा होएगा स्थान उच्चारण। पहला प्रयत्न जिससे कोशिश करना, प्रयत्न करना। दूसरा उच्चारण स्थान, उच्चारण में से बोल के या लिख के प्रकट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं उच्चारण। आगे आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट, हम देखेंगे प्रयत्न। ध्वनि को उच्चारित करने के लिए किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न आवश्यक करना पड़ता है। यह दो प्रकार की होती हैं। ध्वनि को मतलब उच्चारित मतलब उच्चारण करने के लिए किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न आवश्यक करना पड़ता है, जो इस प्रकार से है। पहला है बाह्य प्रयत्न, और दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न मतलब आंतरिक प्रयत्न। आंतरिक मतलब अंदर से प्रयत्न जो करते हैं, बाह्य मतलब बाहर से प्रयत्न करते हैं। बाह्य प्रयत्न जो प्रयत्न मुख्य विवर से बाहर हो उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जो मुंह से बाहर हो उसे बाह्य विवर प्रयत्न कहते हैं। आगे हम करेंगे उच्चारण स्थान। ध्वनि का उच्चारण किसी विशेष प्रयत्न से किया जाता है, किंतु साथ ही ये प्रयत्न किसी स्थान विशेष या अंग विशेष से किए जाते हैं। मतलब ध्वनि का उच्चारण किसी विशेष प्रयत्न के लिए किया जाता है, किंतु साथ ही यह प्रयत्न भी किया जाता है साथ में कि इसके विशेष अंग से प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे उच्चारण स्थान उसे कहते हैं जहाँ भीतर से आती हुई हवा को रोककर या किसी अन्य प्रकार से उनमें विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मतलब उच्चारण स्थान मतलब जो भीतर से आती हुई हवा, जो अंदर से भीतर मतलब अंदर से आती हुई हवा को रोककर या किसी अन्य प्रकार से विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे उच्चारण की दृष्टि से गर्जनों के
इसमें जो हमारे जो विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे उष्ट व्यंजन श, स, है, अर्ध स्वर य व, ये ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के बीच में आती हैं। इनके उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है। पार्श्विक लय, पार्श्विक लय 5th पॉइंट, मुख द्वार बीच में बंद होने पर वायु जीवा के स्पर्श कर निकल जाती है। मतलब मुख द्वार बीच में बंद होने पर वायु जीव के स्पर्श से निकल जाती है। मतलब जीव के स्पर्श करने से हवा जो है मुख से निकल जाती है, जिसे पार्श्विक लय शब्द कहते हैं। लुंठी या प्रकंपित, जीवा की नोक को बेलन की तरह लपेटकर चालू तथा स्पर्श उत्पन्न की जाती है, इसको लय कहते हैं। जैसे इसके विभिन्न जो प्रयत्न मुख से अंदर लाते हैं उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। कै से मैं तक अदार्थ कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो टोटल व्यंजन हमारे बनते हैं 25 जिसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, हवा उच्चारण उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। कै से मैं तक पहला है अनसत, दूसरा है अनसत व्यंजन य र ल व, य र ल व। नेक्स्ट है उष्म व्यंजन श स ह। नेक्स्ट है अर्ध स्वर य व, ये ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के बीच में आती हैं। इनके उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा महाप्राण ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राण शक्ति, प्राण वायु या श्वास वायु का प्रयोग होता है। प्रत्येक वायु का द्वितीय या चतुर्थ वर्ण महाप्राण है। जैसे पहला आएगा अल्प प्राण अघोष, फिर महाप्राण अघोष। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर अल्प प्राण घोष, महाप्राण घोष, अल्प प्राण घोष। यहाँ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अल्प प्राण ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण जिनके श्वास लगती है, जिसमें थोड़ी वायु का प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पश्चिम भाग जो देखने को मिलता है। जैसे ये देखो अल्प प्राण में कै, च, ट, त, और सेकंड छोड़ के थर्ड ग, ज, ड़, द, थर्ड छोड़ के फिफ्थ ड़, ज, न आदि। आगे आएगा जैसे जैसे अघोष अल्प प्राण, जिसमें दबाव कम पड़ता है। प्रत्येक वायु का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष है, अघोष है। कै वर्ण ख, ये दोनों अघोष है। अल्प प्राण, अल्प प्राण। आगे आ जाएगा सघोष महाप्राण, जहाँ पर अधिक जो जोर पड़ता है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व फिफ्थ वर्ग घोष है। ग, ड़, जैसे ये देखने को मिलेगा हमें। ये च वर्ग क, च, ट, त, प, ये हो जाएगा अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण अघोष, महाप्राण अघोष, अल्प प्राण घोष, महाप्राण घोष, अल्प प्राण घोष। जैसे च, ठ, त, फ, ज, ड़, द, व, ये सभी मिलेंगे। ये देखो यार अपन टोटल से 5 गुणा 5 मतलब 25 होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कै, च, त, ट, थ, प, ये 25 टोटल होते हैं। 5 गुणा 5। नेक्स्ट करेंगे बारह
बारह प्रश्न के अनुसार ध्वनियों के दो भेद होते हैं, जैसे घोष अघोष ध्वनियाँ, अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियाँ, जैसे क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, क ख ग क ड़, च छ ज च न। ये हमारे देखने को मिलेगा। जैसे जैसे फर्स्ट होता है, ये हमारे देखने को मिलेंगे स्पर्शी व्यंजन जो क से मैं तक होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये होता है कंठ ध्वनियाँ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ्य। ये जो है 25 टोटल होते हैं। इसको हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये इसमें कंठ मतलब को कंठ से आवाज़ आती है, जो तालव्य इसमें तालु से आवाज़ आती है, मूर्धन्य इसमें जो तालु और कंठ दोनों के बीच का होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं, दंतव्य से दांतों के बीच में आवाज़ आती है उसका ओष्ठ्य जो इसमें भी मिलाया जाता है। ये देखो अल्पप्राण अघोष, महाप्राण अघोष, अल्पप्राण घोष, महाप्राण घोष, अल्पप्राण घोष। ये हमारा जो है आज ध्वनि का वर्गीकरण करने का टॉपिक जो है था। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट आपके लिए ऐसे बढ़िया हिंदी का लिटरेचर लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।